अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो कोर्स डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ मास्टरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेक्चर 10 है हमारा। अब तक टोटल 9 लेक्चर हम कवर कर चुके हुए हैं। नोट्स आप लोगों को साथ साथ मिलते जा रहे हैं ग्रुप के अंदर। और फर्दर मोर जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो हमारा एज ऑफ चौसर के बारे में होगा। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जब मैं लाइव आऊँगी तो उस लाइव के अंदर जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है उसके अंदर टाइम को वेस्ट किए बगैर जो आज का लेक्चर है करते हैं शुरू। एज ऑफ चौसर हमें पता है कि 1350 से लेकर 1400 के राउंड अबाउट तक के टाइम को हम लोग एज ऑफ चौसर कहते हैं। इसका नाम एज ऑफ चौसर इसलिए लिखा गया क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जॉफ्री चौसर जो कि बहुत प्रोमिनेंट राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने लैटिन भी यूज़ की, फ्रेंच भी यूज़ की और फिर इन्होंने लैंग्वेजेस को मिलाकर मिक्स करके हमारे सामने एक नई इंग्लिश लिखी जिसको मिडल इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। और इसी टाइम पीरियड की बेस पे इन एजेस को मिडल इंग्लिश एजेस या मिडीवियल एजेस भी कहा जाता है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, 3 लैंग्वेजेस थी। एक हमारे पास ओल्ड इंग्लिश, एक हमारे पास फ्रेंच, एक लैटिन। ये तीनों लैंग्वेज बोली जा रही थी लैंग्वेजेस। इन्होंने इन तीनों लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके मिक्स करके न्यू लैंग्वेज जो थी वो प्रेजेंट की। उस टाइम पीरियड पे वो लैंग्वेज मॉडर्न इंग्लिश कहलाती थी, जिसको हम लोग अब मिडल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो मीन्स टू से दैट हम कह सकते हैं कि जो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी डेवलपमेंट के अंदर जेफरी चौसर का मेजर कंट्रीब्यूशन है। इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन को हम लोग सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोग ये सेपरेटली भी डिस्कस करने वाले हैं। इवन के जेफरी चौसर को ओवरऑल हम एक डिफरेंट लेक्चर में, एक सेपरेट लेक्चर में हर एस्पेक्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इन राइटर की बेस पे इस एज का नाम एज ऑफ चौसर रखा गया। This period marks the transition from the medieval to early modern era in England. अब इस एज का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो इस टाइम पीरियड पे हम लोगों ने इंग्लैंड के अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल अपहील बहुत ज़्यादा देखा था। हुआ क्या था, ब्लैक डेथ। 1347 से 1351 के ड्यूरेशन में ब्लैक डेथ हुई। ये एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट काउंट किया जाता है। एक होता है जी बीमारी का नाम एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। जो ब्लैक डेथ थी ना, ब्लैक डेथ पेंडेमिक प्लेग था। पेंडेमिक रेफर्स टू जैसे कोविड था, कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं, ये पेंडेमिक था जो पूरी दुनिया में फैलता गया। एपिडेमिक जो एक स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड हो, पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैलता जाए। ठीक है, ऐसी जो ब्लैक डेथ है ये भी पेंडेमिक है। इसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। इसके थ्रू यूरोप में और एशिया में मिड 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फैटल पेंडेमिक्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिससे राउंड अबाउट 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। और ये वायरस स्प्रेड कैसे होता था, मक्खियाँ थी वो रैट्स के ऊपर बैठा करती थी। ठीक है, वो मक्खियाँ जो उस टाइम पीरियड पे रैट्स पे बैठा करती थी, उन मक्खियों के फैलने से ये वाला वायरस जो था वो फैलने लग पड़ा था। और फिर जिन लोगों को निमोनिया हुआ होता था उन लोगों के पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी ये वायरस फैलता था। ठीक है, ये बैक्टीरिया फैलता था जिसमें हाई फीवर, चिल्स, हेडेक और पेनफुल सोलन लम्प्स बन जाते थे बॉडी के ऊपर। ठीक है, और स्किन जो थी वो काली होना शुरू होने लग पड़ती थी। फिर इससे हुआ क्या, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी हुआ, इकोनॉमिक्स पे भी हुआ, रिलीजन पे भी हुआ। पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होने लग पड़ी, इकोनॉमिक अपहीवल आने लग पड़ी, सोशल अनरेस्ट हो गया, रिलीजियस फर्वर एंड परसिक्यूशन वहाँ पे हम लोगों को नजर आने लग पड़ा था। मतलब ईच एंड एवरीथिंग सोसाइटी के अंदर बहुत इम्पैक्ट हुई थी द ब्लैक डेथ की बेस पे। तो ये
इस टाइम पीरियड का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, which drastically reduced the population, leading to labor shortages and social unrest. The peasants' revolts of 1381 was a direct result of these tensions. कि अब हुआ क्या था? जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन भी डिक्रीज होने लग पड़ी, जब सोशल अनरेस्ट भी आया, इकोनॉमिकल डिक्लाइन भी आने लग पड़ा, लोगों के पास कमाने को नहीं है, खाने को नहीं है, तो एज अ रिजल्ट 1381 में यहाँ पे पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था. ये भी इस टाइम पीरियड का एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, क्योंकि ब्लैक डेथ की बेस पे इकोनॉमिक हार्डशिप आए थे. तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी लेबरर्स थे उन्होंने, जितने भी लोग काम करे मजदूर तबका, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिए थे. और वो टैक्स लगा के उनसे वो टैक्स लगा के जो उनसे पैसा ले रहे थे, वो पैसा 100 ईयर्स वॉर को डोनेट कर रहे थे, फंड दे रहे थे उनको. सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट की जा रही थी. जो फ्यूडल सिस्टम था वो रिजिड हिरार्की की बेस पे चल रहा था, जिस बेस पे जो लोअर क्लासेस थे उनको अगेन क्या कर रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. आहिस्ता आहिस्ता लोअर क्लासेस के जो नंबर थे वो इंक्रीज हुए जा रहे थे. अब पोल टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स था जो पर पर्सन टैक्स लगाया जा रहा था, जो कि अगेन पुअर को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा था. ये कॉजेज बने थे रिवॉल्ट के. तो इन कॉजेज की बेस पे पीजेंट रिवॉल्ट शुरू हुआ था मई 1381 में. फिर ये आगे स्प्रेड होता गया. स्टार्ट ये एसेक्स से शुरू हुआ था, पोल टैक्स की रेजिस्टेंस पे. देन जून 1381 में हमारे पास फिगर थे वैट टेलर. इस पीजेंट रिवॉल्ट को वैट टेलर रिवॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने जी आगे से डिमांड की कि जितने भी सर्फडम हैं, लोअर टैक्सेस हैं और अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं, उन सबको रिमूव किया जाए. और फिर किंग रिचर्ड सेकंड थे, उन्होंने मुलाकात की थी इन रेबल्स से जो बागी हो गए थे इस सिस्टम के अगेंस्ट. तो अब जब बातचीत की गई, उस बातचीत के दौरान किंग जो था वो तो फैसला नहीं माने उन्होंने अपनी फोर्स को यूज़ करते हुए जो वैट टेलर थे उनको मरवा दिया था, और रिवोल्ट जो था उसको सप्रेस कर दिया गया था. अब ये पीजेंट रिवोल्ट जो था ये अनसक्सेसफुल तो रहा, लेकिन इसने इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर दिया था. हाईलाइट किया था ग्रोइंग टेंशन बिटवीन द नोबिलिटी एंड पीजेंट्री, and it forced the government to address some of the underlying issues that had caused the uprising. Clear? तो ये दो सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एंड सोशल चेंजेस थे, इवेंट्स थे इस टाइम पीरियड के. अगर चर्च एंड रिलीजन की बात की जाए तो कैथलिक वाज अ डोमिनेंट फोर्स इन मिडिवल लाइफ, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड इट्स अथॉरिटी वाज इंक्रीजिंगली क्वेश्चनड. कि इस टाइम पीरियड में जो कैथलिक थे उनकी जो अथॉरिटी थी उस पर सवाल उठाया जा रहा था. The Lollard movement, led by John Wycliffe, criticized the church's wealth and power, advocating for reform. अब यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जो कि प्रोटो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट थी. अच्छा, अब जॉन विक्लिफ कौन थे? ये भी इस टाइम पीरियड पे एक डोमिनेंट फिगर हैं, एक राइटर भी हैं इस टाइम पीरियड पे. चौसर के बाद इनका नाम भी आता है इस एज के अंदर. तो इन्होंने ये रिफॉर्म की मूवमेंट स्टार्ट करवाई थी. अब हमारे पास यहाँ पे कैथलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट का क्लैश चलने लग पड़ा था. ठीक है, तो प्रोटो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजियस मूवमेंट थी जिसने इंग्लैंड को मिड 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक रिफॉर्मेशन के लिए काम किया था. ठीक है, इट वॉज अ प्रिकॉर्सर्स टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. यानी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का कहते नहीं, एक प्रिकर्सर बनना, एक उसकी हिफाजत करने वाला, उसको लेके चलने वाला. तो ये मेन कॉज थी, ये मेन मूवमेंट उसकी कॉज बनी थी प्रोटेस्टेंट के इंट्रोडक्शन में, जिन्होंने बहुत से कैथलिक चर्च को, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके डॉक्ट्राइन्स को चैलेंज किया था. क्योंकि कैथलिक के अंदर पोप को, चर्च की हायरार्की को एम्फसाइज किया जा रहा था, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे बाइबल है सुप्रीम अथॉरिटी, सिर्फ बाइबल है जिसके ऊपर जो एम्फसाइज किया जाए. आगे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लैरिकल करप्शन, जो क्लैरिकल करप्शन है उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते थे ये लोग. देन इनका कहना था कि जो वेल्थ, जो पावर क्लर्जी के हाथों में है वो उसको डिनाउंस किया जाए. ठीक है, और देन बाइबल की जो ट्रांसलेशंस है कहते थे उसको इंग्लिश फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाए, जस्ट लैटिन के अंदर लिमिटेशन ना लगाई दी जाए. फिर इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि कैथलिक के अंदर बहुत रिजिड थी, उन पे एम्फसाइज किया कि नहीं उसको छोड़ो, आप अपनी इंडिविजुअल जो है ना स्पिरिचुअलिटी उसके ऊपर ध्यान दो, पर्सनल पिटी के ऊपर, पाइटी के ऊपर ध्यान दो. और ये जो मूवमेंट थी जॉन विक्लिफ इसको लेकर चल रहे थे. ये ऑक्सफोर्ड थियोलॉजियन थे उस टाइम पीरियड में, और इनके जो आइडियाज़ थे वो रेडिकल थे. ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का. लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो लैंग्वेज, इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज डोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेज ड्यूरिंग दिस टाइम, रिप्लेसिंग लैटिन एंड फ्रेंच.
which were previously used for scholarly and literary works. Chaucer's decision to write in Middle English was revolutionary and helped establish it as a legitimate literary language. ये पॉइंट हम लोग स्टार्टिंग पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास इस टाइम पे आना शुरू हुई थी, कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई थी. और थीम्स इस टाइम पीरियड की बात की जाए तो जो लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं टाइम के चेंज होने के साथ उनको डिस्कस किया जा रहा था. रिलीजन को, मोरालिटी को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को डिस्कस किया जा रहा था. इसके अलावा जो सोशल हिरार्कीज़ हैं, जेंडर रोल्स हैं, आइडिया ऑफ कोर्टली लव है, इनको भी जो है डिस्कस किया जा रहा था राइटिंग के अंदर. फॉर्म एंड स्टाइल की बात की जाए, पोइट्री वॉज प्रीडोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म. द यूज ऑफ राइम एंड मीटर, particularly iambic pentameter, became more refined. Chaucer's Canterbury Tales is a prime example using a variety of narrative styles and voices. कि यहाँ पे मोस्टली क्या है, राइम भी यूज़ हो रहा है, मीटर भी यूज़ हो रहा है, स्पेशली आइम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जा रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर. और अगर हम जेफरी चौसर की बात करें, जस्ट ओवरव्यू है यहाँ पे, इसको तो हमने इन डिटेल डिस्कस करना है इन राइटर को. ये 1343 के राउंड अबाउट पैदा हुए थे. इन्होंने पब्लिक सर्वेंट, डिप्लोमेट के तौर पे भी काम किया, कॉर्डियर के तौर पे भी काम किया. इनके एक्सपीरियंस जो इनके रोल्स के अकॉर्डिंग है वो अगर हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ पीपल के आइडियाज़ को, उनके लोगों को, उनके मिलने जुलने को एक्सपोज कर रहा है. ये सारा कुछ इनकी राइटिंग के अंदर हम लोग को नज़र आता है. इनके जो कैंटरबरी टेल्स है वो इनका एक बहुत फेमस वर्क है जिसके अंदर हम लोगों को डिफरेंट जो पिलग्रिम्स हैं उनकी स्टोरीज नज़र आती हैं कि कैसे वो कैंटरबरी की तरफ जा रहे हैं. और उसमें जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं वो अपनी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं. और ईच टेल ऑफर्स अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ एंड सोसाइटी, शोकेसिंग चौसर्स कीन इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर. अदर वर्क्स में हमारे पास ट्रोइलस एंड क्रेसाइड भी आ जाती है, द बुक ऑफ डचेस है, द हाउस ऑफ फेम है. ये इनके कुछ रिमार्केबल वर्क्स हैं जिनमें हम लोग को ह्यूमन रियलिज्म, ह्यूमन साइकी की डीप अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, जस्ट ओवरव्यू है चौसर का. बाकी हम लोगों ने एज को डिस्कस किया, उनके जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है उनको डिस्कस किया, लिटरेरी फीचर्स को डिस्कस किया इसके अंदर. लेगेसी की बात की जाए, द एज ऑफ चौसर लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन रिनाइसा. Chaucer's influence can be seen in the works of later writers like William Shakespeare and Edmund Spenser. His use of English language and his exploration of diverse characters and themes have made him a central figure in the history of English literature. This period represents a bridge between the medieval world and the modern, with Chaucer's works offering a glimpse into the complexities of life during a time of profound change. That's all. तो ये हमारा आज का लेक्चर था. आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे जिसमें हम लोगों ने मेनली डिस्कस किया कि जो 14th सेंचुरी जो 1350 से लेके 1400 का टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड एक्चुअली में है क्या, एंड देन इस टाइम पीरियड के क्या हिस्टोरिकल एंड क्या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, जैसे कि हमने ब्लैक डेथ के बारे में बात की, पीजेंट रिवॉल्ट्स के बारे में बात की, लोलैंड मूवमेंट के बारे में बात की इसके अंदर. देन हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किया वो लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स थे, मीन्स हिस्टोरिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने इस लेक्चर में आज कवर किया. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. लेक्चर पसंद आया तो कमेंट में अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा. आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, मोटिवेशन देते हैं. ठीक है, और चैनल की ग्रोथ में भी हेल्प होता है क्योंकि जितना आप कमेंट करते हो उतना हमारे चैनल जो आगे रिकमेंड भी होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है चैनल के ऊपर. ठीक है, तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. एंड मिलते हैं लाइव सेशन में इंशाल्लाह ताला. तब तक दुआ में खास याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.